अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक में हम सारी इन डिटेल्स को देखेंगे। तो मेमोरी जो है उसकी में हमें पहले ही पता है कि हर प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो रैम में मौजूद हो। तो हमारे पास जो प्रोसेस है उसका सारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस और जो भी सारी उसका कोड है, उसकी डिटेल्स हैं कोई भी, उनका रैम में मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट में हम चेक करेंगे कि किस तरह से रैम से डाटा एक्सेस हो रहा होता है, किस तरह से वो रैम में आके सेव हो रहा होता है, उसका एड्रेस किस तरह से होता है। ये सारी डिटेल्स हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट में जो हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो हम ज़रूरी है कि ये वाली फैसिलिटीज़ मेमोरी मैनेजमेंट ज़रूर प्रोवाइड करे। तो उसमें हम 3 को मेन कंसीडर करते हैं: रीलोकेशन, प्रोटेक्शन और शेयरिंग। तो पहले एक कंसेप्ट हम समझते हैं कि हम इसमें आजकल जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो उनमें मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि एक वक्त में डिफरेंट प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। P1 को CPU साइन होता है, P1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता वो तो हम आगे क्या है P2 को साइन कर देते हैं। उनके दरमियान टाइम स्लाइसेस हो रहे होते हैं या किसी तरह से भी जो डिफरेंट हमने टर्म्स पढ़ी थी आप CPU स्केजुलिंग में। तो इसमें देखें कि अगर हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है, तो इन तीनों को रैम में कोई मेमोरी चाहिए, रैम की कोई असाइनमेंट चाहिए कि रैम में थोड़ा सी मेमोरी इनको असाइन हो जिनमें इनका कोड, डाटा, स्ट्रक्चर्स और स्टैक वैल्यूज़ और सारी जो डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ हैं वो मौजूद हों। तो अब इसमें जो कुछ चीज़ें हम देखते हैं, एक तो बात क्या है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसी प्रोसेस को लोड करना है तो उसे पता हो कि उसने किस लोकेशन से लोड करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रोसेस 1 जो है वो प्रोसेस 2 की मेमोरी को एक्सेस ना कर सके, या ऐसा ना हो कि ये प्रोसेस 2 की मेमोरी में कोई डाटा डिलीट करके अपना डाटा ऐड कर दे, या इस तरह से किसी किस्म का भी एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट वगैरह ना करें। इसके अलावा तीसरी रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारे पास शेयरिंग की। शेयरिंग में क्या चीज़ है कि अगर इन तीनों के दरमियान किसी किस्म का डाटा शेयर होना है तो उसकी फैसिलिटी भी हो। तो रीलोकेशन क्या है हमारे पास कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पता हो कि किसी भी प्रोसेस का डाटा कहाँ मौजूद है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस का डाटा की लोकेशन क्या है। अब ये देखें कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हर वक्त जो है वो एक्चुअल एड्रेस का नहीं पता हो सकता, क्योंकि हो सकता है पहली दफ़ा जब फर्स्ट टाइम स्लाइस था तब प्रोसेस P1 और लोकेशन पे सेव हो, जब स्लाइस 2 था टाइम तब वो किसी और लोकेशन पे हो। तो हम इसमें 2 किस्म के एड्रेस कंसीडर करते हैं, एक को कहते हैं लॉजिकल और दूसरा कौन सा है, फिज़िकल। लॉजिकल मेमोरी एड्रेस और फिज़िकल मेमोरी एड्रेस। तो रीलोकेशन क्या है, लॉजिकल मेमोरी एड्रेस को हम फिज़िकल मेमोरी एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसको मज़ीद भी थोड़ा हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन अभी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि प्रोसेस की लोकेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन उसकी कंट्रोल कर सके और वो ये डील कैसे करता है, जो लॉजिकल फिज़िकल एड्रेस होता है उसे कन्वर्ट करता है फिज़िकल एड्रेस में, जो लॉजिकल मेमोरी एड्रेस है उसे किस में कन्वर्ट करता है, फिज़िकल मेमोरी एड्रेस में, और इस तरह से उसे एक्सेस करता है। दूसरी चीज़ आ गई प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन का ये है कि जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनकी मेमोरी कोई और प्रोसेस जो है उसे एक्सेस ना कर सके या किसी तरह से भी उसमें इंटरफेयर ना कर सके। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोटेक्शन। और तीसरी चीज़ है शेयरिंग,
कि अगर मेमोरी कुछ प्रोसेसेस के दरमियान, कुछ कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं, उनके दरमियान मेमोरी शेयर होनी है, तो शेयरिंग के प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हों, और ये है कि किस तरह से ऑथोराइज़ किया जाए मुख्तलिफ प्रोसेसेस को उस जगह को शेयर करने के लिए। ये तो 3 मेन रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास किसकी, मेमोरी मैनेजमेंट की। हम इनका जो है अगर इनकी डिटेल मज़ीद देखें हमारे पास, तो इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। प्रोसेसेस, अगर मेमोरी मैनेजमेंट का हम पढ़ते हैं, प्रोसेसेस कैन नॉट रन अनलेस देयर कोड डाटा स्ट्रक्चर इन द रैम, इट इज़ द मेन मेमोरी वेयर इंस्ट्रक्शन रिजाइड एंड इंटरप्टेड बाय प्रोसेसर्स। तो ये मेन चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली कि इस सब का किस में होना ज़रूरी है, रैम में। और जो हमारे पास रिलेटेड है मेमोरी मैनेजमेंट के, वो क्या है, मैनी टाइम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मैनी प्रोसेस, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। द कोड एंड डाटा फॉर अ प्रोसेस मस्ट बी इन रैम बिफोर इट कुड रन। प्रोसेस मस्ट नॉट be able to access the code and data of other process without permission. It means that the process must be protected. तो ये पहली दोनों चीज़ें हमारे पास, ये हमारे पास किसके लिहाज से आ गया, प्रोटेक्शन के लिहाज से। Process must be able to access and share the code and the data of the process if they have permission. तो ये शेयरिंग आ गई। There is usually not enough RAM to hold the code and data for all the currently running processes in the RAM. तो ये जो चीज़ है, ये तो हमारे पास आ गया प्रोटेक्शन के लिहाज से, ये आ गया शेयरिंग के लिहाज से। अब ये चीज़ और ये जो है कि हमारे पास रैम में उनका होना भी ज़रूरी है, और कई दफ़ा रैम काफ़ी नहीं होती तमाम प्रोसेसेस के लिए। तो तब हम क्या कर रहे होते हैं, जो आगे हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे कि हम किस तरह से हैंडल कर रहे होते हैं रैम का एनफ ना होने को, थोड़ी रैम को। इसमें नेक्स्ट जो है, जब हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने पहले डिस्कस कर ली, एक कौन सी आ गई हमारे पास, रीलोकेशन। रीलोकेशन की मज़ीद डिटेल देखते हैं। द मेन मेमोरी इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट प्रोसेस इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग सिस्टम। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो वेयर द प्रोग्राम विल बी लोडेड इन द मेमोरी व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड। द प्रोसेसेस आर आल्सो स्वैप इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ अ प्रोसेसर। It is if a process is swapped out and then swapped in later, it is difficult to specify it is loaded in the same memory location. It may be located to the different area in the memory. तो इसमें हमारे पास वही कंसेप्ट आ गया कि रैम की लोकेशन जो होती है वो चेंज हो। हमारे पास हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम जब प्रोसेस स्वैप इन हुआ वो किसी और जगह पे था, जब नेक्स्ट टाइम फिर स्वैप आउट हो गया, फिर स्वैप इन हुआ तो वो और लोकेशन पे था। ये लोकेशन चेंज, क्योंकि हमने पहली बात की है कि हमारे पास रैम कई दफ़ा एनफ नहीं होती। तो जब एनफ नहीं होती तो हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेसेस को स्वैप इन और स्वैप आउट कर रहे होते हैं। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू नो द लोकेशन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन स्टैक। लेकिन क्या है, बेशक हमारे पास लोकेशन चेंज हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम को उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए। इट आल्सो रिक्वायर्स द एंट्री पॉइंट टू बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर द प्रोसेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द मेमोरी एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द प्रोसेसेस इन द मेमोरी। द प्रोसेसर आल्सो डील्स विद द मेमोरी रेफरेंस विद इन द प्रोग्राम। द प्रोसेसर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट मेमोरी रेफरेंसेस in the program code into actual physical memory addresses. This process of converting the logical address into physical address is known as relocation. तो पहली चीज़ क्या है कि रैम हमारे पास इनफ नहीं है, हम प्रोसेस को स्वैप इन और स्वैप आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेमोरी लोकेशन प्रोसेसेस की चेंज हो रही है। दूसरी चीज़ हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उनकी लोकेशन ज़रूरी है कि उसे पता हो कि कहाँ से हमने लेना है। तो उसमें वो फिर क्या कर रहा है कि हम लॉजिकल एड्रेस बना रहे हैं, और लॉजिकल एड्रेस से वो क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कन्वर्ट कर रहा है एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में वही बात की थी कि हमारे पास मेन मेमोरी में एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और हर प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अनवांटेड इंटरफेरेंस दूसरे प्रोसेस की से हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए,
The program in other process should not be able to reference the memory location in the process to read or write without permission. कि विदाउट परमिशन एक प्रोग्राम जो है वो एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस ना कर सके. A user process normally cannot access any part of operating system. A program in one process normally cannot branch to an instruction in another process. A program in one process cannot access the data area of another process without special arrangement. The process must abort such instruction when executed. तो कोई भी प्रोग्राम है जो किसी एक प्रोसेस का पार्ट है वो दूसरे को एक्सेस नहीं, दूसरे किसी प्रोसेस के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा विदाउट कोई स्पेशल अरेंजमेंट या विदाउट सम परमिशन. अगर ऐसी एग्जीक्यूट होगी तो वो अबॉर्ट हो जाएगी, यानी वो ख़त्म हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शेयरिंग का. शेयरिंग में क्या है, द मेमोरी प्रोटेक्शन मस्ट बी रिलैक्स सम केसेस. शेयरिंग में एक्चुअली क्या है कि हम प्रोटेक्शन से उलट बात चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि जो प्रोसेस 1 है उसके दरमियान और प्रोसेस 2 के दरमियान कुछ मेमोरी जो हो शेयर हो, वो दोनों प्रोसेसेस उस मेमोरी को एक्सेस कर सकें. तो इसमें क्या होता है फिर, द प्रोसेस दैट कोऑपरेट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम में वांट टू एक्सेस शेयर डाटा स्ट्रक्चर्स. द प्रोसेस दैट विल पार्टिसिपेट इन द शेयरिंग मस्ट डिक्लेयर शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट एक्सप्लिसिटली. The operating system is responsible for protecting the shared memory from unauthorized access by other process. तो इसमें क्या होता है, हमने कह दिया कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के दरमियान क्या होना है, मेमोरी शेयर होनी है. तो इसमें क्या होता है, इन दोनों की अपनी मेमोरी भी होती है और कुछ पोर्शन जो होता है दोनों क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि ये शेयर्ड है. तो ये वाला जो पोर्शन है इसे सिर्फ प्रोसेस 1 एक्सेस कर सकते हैं, इसे सिर्फ प्रोसेस 2 कर सकता है, इसे जो है प्रोसेस 1 और 2 दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं कर सकेगा. इसके अलावा प्रोसेस 3 जो है उसके लिए ये भी प्रोटेक्टेड एरिया होगा, वो इसे एक्सेस नहीं कर सकेगा. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोग्राम ट्रांसलेशन एंड एड्रेस स्पेसिस. हमने पहले भी बात की है कि कुछ क्या होते हैं, लॉजिकल एड्रेस होते हैं, कुछ फिजिकल एड्रेस होते हैं. तो किस तरह से है, अ प्रोसेस हैज़ अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस. एक प्रोसेस के पास क्या होती है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है. इट इज़ अ लीनियर सेट ऑफ लोकेशंस फॉर प्रोग्राम कोड, वेरिएबल एंड स्टैक एक्सेट्रा. तो क्योंकि हमारे पास हर दफ़ा रैम की लोकेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, रैम में जहाँ पे डाटा आके प्रोसेस का सेव हो रहा है वो रैम में लोकेशन चेंज हो रही है हमारे पास. तो हम क्या करते हैं, हर प्रोसेस को लॉजिकल एड्रेस स्पेस दे देते हैं या लॉजिकल मेमोरी दे देते हैं, जिसमें हम जो क्या है, सेट ऑफ लोकेशंस हैं प्रोग्राम कोड की, वेरिएबल्स की और स्टैक की. फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि इतना एड्रेस स्पेस जो है वो प्रोसेस 1 की है, उसमें वो अपना सारा प्रोग्राम डाटा रखेगा, वेरिएबल रखेगा और स्टैक रखेगा. As the program execute, all or part of the logical address space is mapped to a physical address space. और वो जो logical address space होती है उसे मैप कर दिया जाता है किसी physical address space से. फॉर एग्जाम्पल हम logical address space सिंपल रखते हैं, हम कहते हैं 1 से लेके 10 तक जो है वो प्रोसेस 1 की है, लेकिन ये एक्चुअल उसका रैम में फिजिकल एड्रेस नहीं है. ये जो 10 बाइट्स हैं इसको किसी लोकेशन पे रैम की पे मैप कर दिया जाता है, जो ये इनका फिजिकल एड्रेस बन जाता है और ये हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल. फिजिकल एड्रेस स्पेस इज अ सबसेट ऑफ प्राइमरी मेमोरी. द एड्रेस स्पेस इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, लिंकिंग, लोडिंग प्रोसेस. ये हम आगे पढ़ते हैं. तो हमारे पास फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है, जो फिजिकली है वो मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, उसका कोई थोड़ा सा पार्ट होती है. Translators generate relocatable object code modules from source code. The various modules are then linked to form a single module called load module. तो हमारे पास जो सोर्स कोड होता है, यानी जो हमारे पास सोर्स कोड है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं काम किस तरह से होना है,
उससे रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। रीलोकेटेबल का क्या मतलब है? ऐसे जिनकी रैम में अगर लोकेशन चेंज भी हो रही है तब भी उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सके, एक्सेस कर सके। द वेरियस मॉड्यूल्स आर देन लिंक टू फॉर्म अ सिंगल मॉड्यूल कॉल्ड लोड मॉड्यूल। और फिर क्या किया जाता है, उन मॉड्यूल्स को आपस में इकट्ठा करके एक सिंगल मॉड्यूल बना दिया जाता है। इट इज़ देन लोडेड इनटू द मेमोरी। The address produced by translator must be converted to physical address at some time। तो लॉजिकली एड्रेस जो सारा होता है उसको फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिजिकल एड्रेस में। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, एड्रेस बाइंडिंग। द एड्रेसेस कैन बी बाउंड एट कंपाइल टाइम, लोड टाइम और रन टाइम। द मोस्ट कॉमन बाइंडिंग टाइम इन अ मॉडर्न सिस्टम इज रन टाइम। तो अब देखें, जो भी प्रोसेस होता है उससे जब वो रन हो रहा होता है, पहले वो कंपाइल होता है, फिर लोड होता है, फिर क्या होता है, रन होता है। तो ये एड्रेसिंग की बाइंडिंग जो है वो किसी टाइम भी हो सकती है। मोस्ट सिस्टम में वो क्या कह रहा है कि रन टाइम पे जब वो रनिंग में होता है तब टाइम एड्रेसेस बाउंड हो रहे होते हैं। तो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एड्रेसेस हैं वो हमारे पास ये 4 डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं। पहला क्या है, सिम्बॉलिक एड्रेसेस। The variable names and named instructions are used in source code that translate converts them into logical address। For example, हमने कहा है int a is equal to 10। तो इसमें जो a है ये नेम्ड वेरिएबल का नेम है, इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये सिम्बॉलिक एड्रेस है। ठीक है, हम जैसे अक्सर बात करते हैं, यहाँ ये वैल्यू सेव है, इसका नाम क्या है, ए है, तो ये क्या है, इसका सिंबॉलिक एड्रेस है। इस सिंबॉलिक एड्रेस को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, लॉजिकल एड्रेस में। लॉजिकल एड्रेस आर असाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल लोकेशन। दे मे स्टिल रिक्वायर एडिशनल मैपिंग ऑपरेशंस टू बी बाउंड टू अ एब्सोल्यूट एड्रेस। तो ये वाला जो ए है, फॉर एग्जांपल, इसको हम कोई भी लॉजिकल एड्रेस असाइन कर देते हैं किसी बेस पे भी, तो ये हमारे पास आ जाता है लॉजिकल एड्रेस। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव एड्रेस। इट इज़ काइंड ऑफ अ लॉजिकल एड्रेस। द एड्रेस इज एक्सप्रेस्ड एज अ लोकेशन रिलेटिव टू सम पॉइंट, सम नोन पॉइंट सच एज बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। इट इज़ असाइंड बाय द ट्रांसलेटर। तो रिलेटिव पोजीशन क्या है कि हम किसी एक पॉइंट के लिहाज से करें। इसकी सबसे आसान एग्जांपल है, अगर हम एरे को समझें। एरे में क्या होता है, हमारे पास स्टार्ट की लोकेशन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी यहाँ पे नंबर है, इसकी स्टार्टिंग ये जो है इसका लॉजिकल एड्रेस है। तो आप अगले जो सारे हैं हम उनको क्या रिलेटिव एड्रेस जो है इसके मुताबिक फाइंड कर सकते हैं कि हमें पता है इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, नेक्स्ट 3 आ जाएगा, उससे 4 आ जाएगा। तो ये जो किसी स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से हम फाइंड कर सकते हैं एड्रेसेस को, इनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एड्रेसेस। तो अगर हमारे पास एक प्रोसेस के बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम से हम असाइन कर रहे हैं तो उनको हम क्या कह देंगे, रिलेटिव एड्रेसेस। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एड्रेसेस। तो फिजिकल एड्रेसेस क्या है, एक्चुअल लोकेशन इन द मेन मेमोरी एट विच अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन और वेरिएबल इज लोडेड। इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एड्रेस। तो जहाँ मेमोरी में डाटा मौजूद है उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एड्रेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लोडिंग एंड लिंकिंग। तो पहला आ जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट लोडिंग। एन एब्सोल्यूट लोडर कॉपीज अ लोड मॉड्यूल इनटू मेमोरी। इट टेक्स नो चेंज टू द लॉजिकल एड्रेस असाइंड बाय द ट्रांसलेटर। It assumes that translator or programmer assign the correct absolute addresses. With this approach, a load module must always occupy the same set of memory location. This approach is virtually never used. तो absolute loading में क्या है कि लोडर ये कंसीडर कर रहा है कि जो भी लोड मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल लोड करना है, उसका जो एड्रेस है वो एब्सोल्यूट एड्रेस है, यानी वही एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है, उसे कोई उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट लोडिंग कहलाता है, और ये मोस्टली नहीं यूज़ होता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रीलोकेटेबल लोडिंग। तो रीलोकेटेबल लोडिंग में क्या होता है, इन दिस लोडिंग relocatable loader adds an offset to each logical address in the program as it copies a load module to memory. This type of loader requires the translator
To generate relative addresses, it is also necessary for a program to be loaded into consecutive memory location. The physical addresses are found by adding m to each relative address. M is the start address of the load module. तो एब्सोल्यूट में क्या था, हमने कह दिया कि जो फिज़िकल एड्रेसेस हैं, जो एब्सोल्यूट एड्रेस है वही मॉड्यूल का एड्रेस है, उसे एज इट इज़ क्या कर दिया जाए, लोड कर दिया जाए। जबकि रीलोकेटेबल लोडिंग में क्या है, हमने स्टार्टिंग का कोई लॉजिकल एड्रेस दे दिया और उससे फिर उसमें कोई ऑफसेट कोई चेंज करके, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाला कह रहे हैं 101 है, नेक्स्ट वाला कह दिया हमने 109 है, ठीक है। इस तरह से 8 बाइट्स का उसमें एंटर, बल्कि 101 है, उसके बाद अगर 1 बाइट के लिहाज से हम करते जाएं तो 102, 103, तो हम 1 का ऑफसेट उसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है रिलेटिव एड्रेसिंग जो हो रही है, ये हमारे पास किस में आ जाता है, रीलोकेटेबल लोडिंग में आ जाता है। इन दिस केस एड्रेस आर बाउंड एट द लोड टाइम. इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच देन कंपाइल टाइम बाइंडिंग. द प्रोग्राम कैन बी लोडेड इनटू सेपरेट सेट ऑफ लोकेशन ईच टाइम इट रन्स. ये इसमें हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो जहन में रखनी है कि इसके लिए ज़रूरी है कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हो. कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होंगी तभी हमारा ऑफसेट काम कर सकेगा और तभी हम ये जो रिलेटिव लॉजिकल एड्रेसेस हैं उसके लिहाज से एक्सेस कर सकेंगे. रीलोकेटेबल लोडिंग प्रोवाइड मोर मल्टी प्रोग्रामिंग देन एब्सोल्यूट लोडिंग. तो इससे मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं रीलोकेटेबल लोडिंग से, क्योंकि हमारे पास एड्रेस को फिजिकल एड्रेस नहीं हम कंसीडर कर रहे बल्कि रिलेटिव कर रहे हैं. नेक्स्ट आ जाता है डायनेमिक लोडिंग. Relocatable loading does not support swapping. Once a process has been loaded and relocated, its addresses are absolute. A swapped out process can only be swapped back to the same memory location. It is very restrictive. तो रीलोकेटेबल जो लोडिंग है उसमें हमारे पास क्या है कि जब प्रोसेस को एक मेमोरी लोकेशन जो है रैम में एक स्पेस दे दी गई है तो उसे सारी एग्जीक्यूशन के दौरान वही वाली स्पेस असाइन रहेगी. डायनेमिक लोडिंग और डायनेमिक रीलोकेशन डिफर्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट एड्रेसेस अंटिल द एड्रेस इज यूज्ड. The loader places the load module into memory without adjusting relative addresses. तो इसमें क्या है, जो डायनेमिक लोडिंग है इसमें उसका एड्रेसेस को एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं कंसीडर किया जाता जब तक के एड्रेस को यूज़ नहीं करना. A special register is loaded with the start address of the load module. Hardware automatically adds the register content to relative address each time the address is used. In this case, address binding is at run time. तो अब एड्रेस बाइंडिंग कब हो रही है, रन टाइम पे हो रही है. उसमें क्या था हमारे पास, लोड टाइम पे हो रही थी. तो इनमें मज़ीद क्या, इसमें क्या है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के साथ दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें क्या था कि जहाँ पे एक दफ़ा दे दिया गया है, लोड कर दिया गया है, वो वहीं पे मौजूद रहेगा. जबकि डायनेमिक लोडिंग में हमारे पास जो है उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है, क्योंकि हम बाइंड नहीं कर रहे एड्रेसेस को कब तक, जब तक वो रनिंग में नहीं आ जाते. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लिंकिंग. अ लिंकर जॉइंस सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स इनटू सिंगल लोड मॉड्यूल. Input to the linker is a set of object modules. Each module has been translated with relative address relative to 0 as the start address of the module. Reference from one module to another such as function calls, data references are still symbolic. The loader must generate a single contiguous module in which all external references have been resolved. The term linkage editor is applied to this type of linker. तो लिंकर का क्या काम है, जो तमाम सिंगल लोड मॉड्यूल्स बने हुए हैं उनको आपस में क्या करना है, लिंक करना है. फिर उनको क्या उनका रिलेटिव एड्रेस देखना है और देखना है कि उनके जो रेफरेंसेस है जो वो किसी भी फंक्शन कॉल को या किसी भी डाटा रेफरेंस को दे रहे हैं, तमाम जो एक्सटर्नल हैं वो रिजॉल्व हों, यानी उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद हो. A dynamic linker
पोस्टपोन सम ऑफ द लिंकेज फंक्शन अनटिल रन टाइम। तो जो डायनामिक लिंकर है वो कुछ लिंकेज के जो फंक्शन है वो रन टाइम पे परफॉर्म करता है। डायनामिक लिंकिंग कैन बी डन at load time or at a run time. Load time dynamic linking prepares a relocatable module in normal way. It leaves some external references unresolved. These references are usually to the system utilities or language libraries. The system copies of the target module can be linked at a load time. The utilities can be changed without forcing the programmer to relink existing load modules. A shared code can be linked to more than one program. Runtime dynamic linking goes a step further. Some modules will not be linked in until they are actually called. तो इसमें डायनामिक लिंकिंग का मेन कंसेप्ट आपने क्या समझना है कि इसमें कुछ लिंकिंग के फंक्शंस जो हैं वो किस पे हो रहे हैं, रन टाइम पे हो रहे हैं, और जो एक्सटर्नल रेफरेंसेस हैं कुछ अनरिजॉल्व रहते हैं इसमें। और इसके अलावा क्या है, ये यूजुअली कौन से होते हैं, जो सिस्टम यूटिलिटीज़ या लैंग्वेज लाइब्रेरीज होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि शेयर्ड कोड कैन बी लिंक टू और मोर देन वन प्रोग्राम। तो हम इसमें शेयर कोड भी कर सकते हैं कि जिसको एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम से लिंक किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, ओवरलाइंग। ओवरलाइंग इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस even if the memory is not enough. The programmer can define two or more overlays. These overlays can execute in the memory independently. The operating system can swap overlays and manage the memory. तो overlay हमारे लिए किस लिए यूज़ हो रहा है, जब memory enough नहीं है। The overlays are useful when program to be executed is larger than available memory. अगर हमारे पास प्रोग्राम बहुत बड़ा है, मेमोरी से ज़्यादा बड़ा है, तो तब ओवरले यूज़ करते हैं। ओवरले क्या है कि हमने तमाम जितनी उसे मेमोरी चाहिए उसे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया और उन पोर्शंस को बारी बारी हम मेमोरी में लेके आ रहे हैं। इट कैन बी यूजफुल व्हेन द प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू फेसेस दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन अ मेमोरी एट द सेम टाइम। द डिसएडवांटेज ऑफ ओवरलाइंग इज दैट it requires extensive involvement of a programmer. Programmer has to identify and define overlays efficiently. It is a very difficult task. तो ओवरलेइंग में क्या है कि हमारे पास प्रोग्रामर को इस तरह का प्रोग्राम को डिवाइड करे और उसकी मेमोरी लोकेशन मेमोरी मॉड्यूल्स बना दे कि एक दफ़ा एक ओवरले रैम में आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, और वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसमें आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंटेजियस और नॉन कंटेजियस स्टोरेज एलोकेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है, कंटेजियस स्टोरेज एलोकेशन क्या होंगी, जो सीक्वेंस में होंगी। सिस्टम अर्लियर कंप्यूटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड कंटेजियस स्टोरेज एलोकेशन विच ईच प्रोग्राम ऑक्यूपाइड अ सिंगल कंटेजियस मेमोरी ब्लॉक। इन दिस सिस्टम द टेक्निक ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वाज नॉट पॉसिबल। नॉन कंटेजियस में क्या है, a program is divided into several blocks that may be placed in different parts of main memory. It is more difficult for operating system to control non-contiguous storage allocation. The benefit is that if memory have small holes available instead of single large hole, then the operating system can be load and execute a program that would otherwise need to wait. तो अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस को। तो कंटेजियस हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये रैम है, एक प्रोग्राम को हमने रैम असाइन करनी है, पहले हम क्या कह रहे हैं, उसको हमारे पास इस तरह से डिफरेंट उसमें डिवाइड है। तो अगर हमने असाइन करनी है, पहले हम बात करें एक प्रोसेस P1 को करनी है, तो हम इसको इकट्ठा ही कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास P1 के पास है, ये जो है P2 के पास है। अब एक आते हैं P3 जिसका भी साइज़ क्या है, 3 ही है। तो उसके लिए लोकेशंस मेमोरी तो मौजूद है, लेकिन अब हम उसे असाइन नहीं कर सके, उसे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंटेजियस मेमोरी लोकेशन है, ज़रूरी है तीनों इकट्ठे हों। जबकि नॉन कंटेजियस में यही चीज़ क्या है
कि अगर हमारे पास ये मेमोरी इस तरह से मौजूद है, ये P1 है, P2 है, अब P3 जो है वो ऐसे होगा, उसका एक ब्लॉक जो है P3 का यहाँ आ जाएगा और दूसरा जो है P3 का यहाँ आ जाएगा। अब उसे वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास नॉन कंटेजियस। तो नॉन कंटेजियस जो है उसके साथ मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा आसान है, क्योंकि अब उसे वेट नहीं करना पड़ता। उसे जो भी जिस तरह से भी जहाँ लोकेशंस मौजूद हैं उस पर वो अपने डाटा को लोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया नॉन कंटेजियस मेमोरी एलोकेशंस का। नेक्स्ट एक हमारे पास आ जाता है स्वैपिंग। हमने पीछे कई दफ़ा स्वैप का वर्ड यूज़ किया है। स्वैप का मतलब क्या होता है कि हम जैसे हम कहते हैं कि ए और बी की वैल्यू को स्वैप करें। ए में 5 है, बी में 6 है, तो उसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 6 हो जाए, बी की क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो हम अगर दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, उनकी जगह चेंज कर रहे हैं, तो वो स्वैपिंग आ जाता है। तो इसलिए देखें, अब प्रोसेस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन CPU अनलेस इट्स कम्प्लीटली और पार्शली इन मेमोरी। मेमोरी से यहाँ क्या मुराद है, रैम। Process not executed in CPU can be completely swapped out of memory to the backing store such as high-speed disk. It can be swapped into the memory when it is needed to be executed. Swapping में पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमेशा से हमने ये चीज़ कही कि रैम जो है हमारे पास उसका साइज़ स्मॉल होता है, वो एक्सपेंसिव होती है। मोस्टली सिस्टम में सिर्फ उतनी ही इंस्टॉल की जाती है जितनी से काम हो सके, अगर उसे मोस्ट एफिशिएंटली हम यूज़ करें। स्वैपिंग इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट स्वैप अ प्रोसेस इनटू मैन मेमोरी टू एक्सिक्यूट इट एंड देन स्वैप इट आउट टू द बैकिंग स्टोरेज व्हेन रिक्वायर्ड। द स्वैपिंग इज़ डन बाय अ स्वैपर. Suppose that a dispatcher tried to load a process into CPU and find that it is not currently in the memory. It will call the swapper to swap the process back into the memory. तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ये हमारे पास मेमोरी है, रैम है, ये बैकिंग स्टोर है। ये जो मेमोरी है ये रैम होती है, और जो बैकिंग स्टोर है वो किसी किस्म की भी हाई स्पीड डिस्क या कोई भी हो सकता है। तो जब प्रोसेस P1 ने फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, अब उसे CPU साइन नहीं हो रहा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा इस वक्त, तो वो वापस किस में चला जाएगा, डिस्क में चला जाएगा। P2 को अब करना है तो P2 को किस में ले आया जाएगा, रैम में ले आया जाएगा। और ये काम किसका है, स्वैपर का। इट अलाउज हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इट अलाउज डायनेमिक रीलोकेशन, provides better memory utilization, applies on priority based scheduling algorithm to improve performance. तो इससे क्या है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है हमारे पास। तो स्वैपिंग में क्या चीज़ है कि जो प्रोसेस फॉर एग्जांपल एक को प्रोसेस को CPU P1 को साइन हुआ था, एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अब उस कोई वेट कर रहा है वो इनपुट आउटपुट का, तो जितनी देर वेट कर रहा है उतनी देर उसे बैक स्टोर में भेज दिया गया है ताकि वो उतनी देर रैम को ऑक्यूपाई ना करे। जब वो दोबारा चाहिए होगा दोबारा उसे किस में ले आया जाएगा, CPU में। अब आ गया मेमोरी एलोकेशन मेथड्स। द प्रोग्राम कोड हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोसेस लोडिंग। तो जो प्रोग्राम का कोड है उसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में, और इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को क्या कह रहे होते हैं, प्रोसेस लोडिंग। In some systems, the reverse operation is also used. This operation transfer a process from memory to secondary storage. This is done to accommodate, execute, and other process. The overall effect is the swap of two processes. The activity is called swapping. तो एक प्रोसेस को हम लेके आ रहे होते हैं, एक प्रोसेस को आउट कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, स्वैपिंग। इसमें देखें कि हमारे पास किस तरह से है। द 3 मेन मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स आर कौन सा, सिंगल प्रोसेस एलोकेशन स्कीम, फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम। तो सिंगल प्रोसेस एलोकेशन स्कीम आ गया हमारे पास, किस तरह से है, मेमोरी मैनेजमेंट इज सिंपल इन अ कंप्यूटर दैट ओनली रन्स वन प्रोसेस एट अ टाइम।
द प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड इज लोडेड इनटू द फ्री स्पेस एरिया ऑफ द मेन मेमोरी। तो सिंगल प्रोसेस है, उसे लोड कर दिया, यही उसकी क्या हो गई, प्रोसेस की एलोकेशन हो गई। नेक्स्ट क्या आ गया, मल्टीपल फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन स्कीम। इसमें क्या है हमारे पास कि मेमोरी में जो है एरिया में एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं और हमारे पास क्या होता है, हर पार्टीशन होती है जो हर प्रोसेस को असाइन कर दी जाती है। इसमें कहता है ऑकरेंस ऑफ वेस्टेज स्पेस। अच्छा हाँ, इसमें ये देखें कि हर की जो पार्टीशन के लिहाज से सेव कर दिया, इनके दरमियान में जगह क्या है बची हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और इसकी वजह से मेमोरी हमारे पास ज़ाया भी हो रही होती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, फैसिलिटीज़ मेमोरी प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि हर की क्या होती है, हर प्रोसेस अलग-अलग पार्टीशन में पड़ा हुआ होता है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस वही फ्रेगमेंटेशन वाले आ गए, ठीक है। फिक्स पार्टीशन साइज कैन प्रिवेंट अ प्रोसेस फ्रॉम बीइंग रन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ पार्टीशन ऑफ सफिशिएंट साइज। तो वही बात यह है कि अगर हमारे पास पार्टीशन का साइज नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है दो जगह पे, एक जगह पे 100 KB की पार्टीशन पड़ी है, दूसरी जगह पे 200 KB की पड़ी है, और अगर हमारे पास 300 KB का प्रोसेस है तो वो रन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग पार्टीशन है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन। तो इसमें पार्टीशंस का जो एलोकेशन है वो वेरिएबल है, यानी कि हमारे पास हमने उनकी लेंथ मेंशन नहीं की हुई, तो इसकी वजह से इसमें डाटा का मेमोरी का यूज़ जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो इसकी एग्जांपल हम चेक करते हैं। एक तो हमारे पास क्या आ गया, सिंगल है, एक ही प्रोसेस है, उसे हमने लोड कर दिया प्रोसेस 1 को, ये पहले वाली स्कीम आ गई सिंगल प्रोसेस वाली। दूसरी में क्या है कि हमारे पास जो रैम है उस सारी की सारी रैम को फॉर एग्जांपल हम पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सारी रैम को 200 KB के पार्टीशंस बना दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला प्रोसेस आता है P1, वो किसका है, 150 का, तो ये वाली जो है ये दरमियान में ज़ाया हो जाएगी। नेक्स्ट वाला फॉर एग्जांपल 200 का, ये ठीक है। नेक्स्ट वाला सिर्फ 50 का है, तो ये 150 इसमें जो है वो ज़ाया हो जाएगी ये वाली। तो इस तरह से जो है इसमें जब हमने पार्टीशन फिक्स की हुई है तो हम उसमें ज़रूरी है कि प्रोसेस जो है एक तो उससे छोटा हो उस पार्टीशन से, और दूसरा ये क्या है हमारे पास ज़ाया भी हो रहा है। जबकि तीसरी टाइप हमारे पास क्या है, हम सारी मेमोरी में फॉर एग्जांपल 50 KB का प्रोसेस आता है तो हम उसे 50 KB असाइन कर देते हैं, 200 का आता है तो उसे 200 असाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रैम की बेटर यूटिलाइजेशन हो रही होती है। इसी को हमारे पास इस तरह से फिर आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट अटेम्प्ट टू लोड अ इनकमिंग प्रोसेस इनटू स्पेस इनफ टू अकोमोडेट इट। इट इज़ पॉसिबल दैट अ न्यू प्रोसेस कैन नॉट बी स्टार्टेड because the hole is large enough, even though the total space is more than the required. Distribution of free memory in this way is called external fragmentation। पहले जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी, लेकिन अब अगर प्रोसेसेस के दरमियान इस तरह की जगह बच रही है तो हम इसे क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंस हम देखते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो क्या चीज़ है और एक्सटर्नल क्या है उससे। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है कि हमारे पास पार्टीशन के अंदर, ये 3 पार्टीशन है, इनके अंदर जो जगह बच रही है वो क्या चीज़ है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। जबकि इसके उल्ट एक्सटर्नल में क्या है, हमारे पास पूरी मेमोरी है और ये किस में आ रही होती है, फिक्स्ड पार्टीशन वाले में।
ये आ रही होती है वेरिएबल पार्टीशन। उसमें क्या है, हमारे पास प्रोसेस P1 आया और यहाँ पे उसने अपनी पार्टीशन बना ली, प्रोसेस P2 आया, उसने यहाँ पे पार्टीशन बना ली। तो ये आउटसाइड द पार्टीशन जो ये वाली जगह रिमेनिंग रह गई हैं, इनकी वजह से जो मेमोरी ज़ाया हो रही है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आ गया कोलसैकिंग होल्स, द प्रोसेस that is adjacent to one or more holes may terminate and free its location. This result in 2 or 3 adjacent holes. The holes can be viewed and utilized a single hole. This effect is called coalescing hole. अब ये क्या चीज़ है कि हमारे पास ये भी एक होल था, ये भी अगर ये वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो इन सब को मिला के जो है हम क्या कह रहे हैं, उनको एक होल कंसिडर करेंगे और उसको उसमें प्रोग्राम लोड कर सकेंगे। एनी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम विल कास्ट सम ऑपरेटिंग ओवरहेड इन वेरियस पार्टीशन स्कीम। द सिस्टम मस्ट कीप ट्रैक ऑफ पोजीशन एंड साइज ऑफ ईच होल। इट आल्सो कंसीडर द फैक्ट ऑफ कोलसैकिंग। कॉमन मेथड इज टू यूज अ लिंक लिस्ट। अ लिंक contains pointer to the start of each hole and the hole size। तो अब क्या है कि इसमें क्या किया जाता है, इनको लिंक लिस्ट के लिहाज से कंसीडर किया जाता है कि इनको आपस में, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला होल है, इसी तरह से इनका लिंक दिया जाता है कि ताकि यहाँ पे जो डाटा एक ही प्रोग्राम को हम यहाँ पे भी सेव कर सकें और यहाँ पे भी सेव कर सकें और उन्हें आपस में लिंक कर दें। अच्छा, ये यहाँ तक है हमारा। फिर इसमें जो आगे डिटेल्स हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।